अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारी सेल सीरीज़ में सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने सेल को किसी भी फैक्ट्री से रिलेट कर लें तो एक फैक्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कंट्रोल यूनिट, जहाँ से उसकी तमाम चीज़ों को इन्विजिलेट किया जाता है, उन सब को कंट्रोल किया जाता है, उसके तमाम फंक्शन को इन चेक रखा जाता है। इसी तरह हमारे सेल में न्यूक्लियस हमारे सेल की बाकी ऑर्गेनेलीज़ का भी और सेल में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको रेगुलेट करता है। हमारे न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे सेल में सबसे लार्ज ऑर्गेनेली होती है और ये हमारी बाकी ऑर्गेनेली से डेंसर होती है और डार्कर होती है, इसलिए इसकी इस डिस्कवरी में कोई शक नहीं था। न्यूक्लियस इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग कर्नल सेंट्रल यूनिट। न्यूक्लियस को लैटिन वर्ड कर्नल से ड्राइव किया गया। कर्नल मतलब के सेंट्रल यूनिट, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस भी हमारे सेल में सेंट्रल यूनिट के तौर पे या कह लें कि कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट करता है, जिसने हमारे सेल के तमाम फंक्शंस को देखना होता है, ऑर्गेनेलीज़ के फंक्शन को देखना होता है, कंट्रोल करना होता है। इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनेली टू बी डिस्कवर्ड। क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है ये सबसे लार्ज ऑर्गेनेली है और डार्कर थी, इसलिए ये हमारे सेल में सबसे पहले डिस्कवर की गई। इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। हमारा न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, मतलब कि ये एनिमल सेल में भी पाई जाएंगे और प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल जो कि यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। मेन फंक्शंस आर टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ जीन्स। जीन हमारे जेनेटिक मटेरियल के सब यूनिट कह लें जिस पे हमारे तमाम जेनेटिक मटेरियल की इन्फो होती है। टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के हमारे जीन ने एक्सप्रेस होके कौन सी प्रोटीन को बनाना है और उसने कैसे फंक्शन को परफॉर्म करना है, ये सब कुछ हमारा न्यूक्लियस मेंटेन और कंट्रोल करता है। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ्टन नियर द सेंटर ऑफ द सेल और पेरिफेरल लाइक इन फैट सेल्स। हमारा जो न्यूक्लियस है यूजुअली ये हमारे सेल के सेंटर में होता है, लेकिन कुछ सेल्स में इसकी पोजीशन है ये चेंज भी हो सकती है। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है फैट सेल्स की, वहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारी पेरिफेरल में होता है, मतलब कि सेंटर से थोड़ा साइड पे होता है। मोस्ट सेल्स हैव single nucleus called mononucleated, some have two nucleus called binucleated. For example, liver cells or other cells may exhibit multiple nuclei called multinucleated as osteoclast and skeletal muscle cells, or anucleated like red blood cells. हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स में हमारा न्यूक्लियस की जो क्वांटिटी होती है वो उसके फंक्शंस में डिपेंड करती है। कुछ सेल्स जिनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है उनको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड। कुछ सेल्स होते हैं जिसमें टू न्यूक्लियस उनके होते हैं उनको बाइन्यूक्लिएटेड कहते हैं। इसी तरह जिनमें मल्टीपल होते हैं उनको हम मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे बाइन्यूक्लिएटेड की एग्जांपल है जिसमें टू न्यूक्लियस होते हैं वो लीवर सेल्स हैं। हमारे लीवर सेल्स में टू न्यूक्लियस होते हैं और हमारे ओस्टियोक्लास्ट जो कि हमारी बोन सेल्स हैं और स्केलेटन मसल्स में मल्टीपल न्यूक्लियर होते हैं। और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इनको ए न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ए मीन किसी भी चीज़ की एब्सेंस को कहते हैं। अगर ए हमारे एज अ प्रीफिक्स आए किसी चीज़ के पीछे तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ एब्सेंट है। लाइक ए न्यूक्लियर, इसका मतलब ये है कि हमारा न्यूक्लियस है ये एब्सेंट है। Nucleus is only visible during the non-dividing stage of cell. In dividing cell, the nucleus disappears and the chromatin material in it replaced by chromosomes. सेल में जो न्यूक्लियस है जो हमारा कंट्रोल सेंटर है ये सिर्फ हमें तब नज़र आएगा जब हमारा सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होगा, मतलब कि हमारे सेल डिवाइड नहीं हो रहे, उस स्टेज पे हमें अपना न्यूक्लियस नज़र आएगा। क्योंकि हमारा सेल अगर डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो उसकी फर्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारे न्यूक्लियस की डिसअपीयरेंस होती है। इसलिए हम अपने न्यूक्लियस को कभी भी सेल की डिवाइडिंग स्टेज पे
नहीं देख सकते। हमारे न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसमें हमारे तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। वो सेल डिवीज़न में हमारे क्रोमोसोम में रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम हमारे होते हैं, हमारे क्रोमेटिन मटेरियल की कंडेंस्ड फॉर्म होती है। दो चीज़ें होती हैं जो हमारी सेल डिवीज़न में चेंज हो जाती है। एक तो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये डिसअपीयर हो जाता है, और दूसरा जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। फिर आगे यही क्रोमोसोम फर्दर हमारे डिवाइडिंग सेल्स में चले जाते हैं। इस तरह हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये हाफ हाफ करके दोनों सेल में आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 6 माइक्रोमीटर विच ऑक्यूपाइज अराउंड 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम। हमारे जो न्यूक्लियस का एवरेज डायमीटर होता है वो 6 माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है ये हमारे सेल की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, इसलिए इसने हमारे सेल का 10% ऑफ वॉल्यूम को घेरा होता है। The contents of the nucleus are enclosed by a complex nuclear envelope। जैसे कि सेल को किसी भी हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके कंटेंट्स को रिजर्व करने के लिए वो एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसको साइटोप्लाज्म से उसके कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए एक न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, या कह लें उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें हमारा न्यूक्लियस इनक्लोज होता है। इंक्लूडेड विद इन द न्यूक्लियस आर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। ये हमारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स मटेरियल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जैसे हमारे सेल में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल को हमारे सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग फ्लूइड से सेपरेट करती है। इस तरह हमारे जो सेल में न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे न्यूक्लियस के कंपोनेंट को हमारे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। फॉर एग्जांपल ये लेयर जिसने हमारे न्यूक्लियस को इनक्लोज किया हुआ है, इसको हम कहते हैं nuclear membrane. The nuclear membrane is actually a nuclear envelope composed of two membranes. हमारा जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है ना, ये 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। एक ये वाली है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और एक इनर वाली होती है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। The outer membrane is at place continuous with the endoplasmic reticulum. हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे न्यूक्लियस के आउटर पार्ट से ड्राइव होता है। द इनर मेम्ब्रेन क्लोजेज न्यूक्लियर कंटेंट। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसका फंक्शन होता है हमारे न्यूक्लियस के कंटेंट को रिजर्व करना और उनको प्रोटेक्ट करना। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड इज कंटिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन। जो स्पेस होती है बिटवीन अवर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये कंटिन्यू होकर हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन बनाती है। हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है हमारे न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। The outer and inner membranes are continuous at certain points resulting in the formation of pores, the nuclear pores. हमारी आउटर और इनर मेम्ब्रेन हमारी न्यूक्लियस में मिल के हमारे न्यूक्लियर पोर को अराइज करती हैं। The nuclear pores allow the exchange of materials between the nucleus and cytoplasm. हमारे न्यूक्लियस में डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि हमारे सेल की यूजेज के लिए या बॉडी की यूजेज के लिए होते हैं, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियस है वो तो एक मेम्ब्रेनस इनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आउटसाइड कैसे एक्सचेंज किए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उनका जो इजीली ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हमारे न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होती है। ऑन द अदर हैंड वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स सच एज राइबोसोमल सबयूनिट्स व्हिच आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस आर एबल टू लीव द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्सेस। न्यूक्लियोलस जो कि हमारे न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पे बनते हैं हमारे राइबोसोमल यूनिट। राइबोसोम हमारी सेल की ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है,
और उनके जब यूनिट्स सब यूनिट्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोलस में बनते हैं, तो वो हमारे न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हमारे न्यूक्लियस से आउटसाइड एक्सपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सेल के कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियोलस। डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस होता है ना, ये हमारे न्यूक्लियस में डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है जो कि हमारे न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोमिनेंट होती है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड्री टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वेलम होता है जो कि उसे हमारे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। उसके ऑपोजिट हमारे जो न्यूक्लियोलस होता है उसके ऊपर ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती जो उसको हमारे न्यूक्लियस के बाकी कंटेंट से सेपरेट कर सके। Some of the eukaryotic organisms have a nucleus that contains up to 4 nuclei. जैसे हमारे सेल थे, डिफरेंट सेल थे, उनमें हमारे न्यूक्लियस की जो क्वांटिटी थी वो डिफ़र करती थी। इसी तरह हमारे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे न्यूक्लियोलस के इनसाइड द न्यूक्लियस क्वांटिटी डिफरेंट करती है। द न्यूक्लियोलस contains nucleolar organizers which are part of chromosomes with the genes for ribosome synthesis on them. हमारे जो न्यूक्लियोलस है वो कंटेन करता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स, ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो कि हमारे क्रोमोसोम का पार्ट होते हैं, जिनमें ऐसी जीन्स होती हैं जो कि हमारी राइबोसोम की सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। हमने अपनी राइबोसोम की वीडियो में भी देखा था कि जो न्यूक्लियोलस होती है ये हमारी राइबोसोम की फैक्ट्री होती है, जबकि जो हमारी राइबोसोम होते हैं वो हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन जो हमारी न्यूक्लियस में है वो है राइबोसोम की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द जेलेटिनस सब्सटेंसेस विद इन न्यूक्लियर इन्वेलप। हमारे सेल में एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे हमारे सेल की तमाम ऑर्गेनेली सस्पेंड होती हैं। सेम इस तरह हमारे न्यूक्लियस में भी एक जेलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे हमारी न्यूक्लियस की तमाम चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं। सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारे साइटोप्लाज्म की तरह हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एंड इज कंपोज्ड मेनली ऑफ वाटर विद डिजोल्व्ड साल्ट एंजाइम्स etc. इसमें तमाम ऐसे एंजाइम्स और साल्ट्स होंगे जो कि हमारे न्यूक्लियस के लिए नेसेसरी होते हैं। फंक्शन टू कुशन एंड प्रोटेक्ट द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। हमारी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर प्लाज्म का ये फंक्शन होता है कि वो एज अ कुशन एक्ट करता है और हमारी जो न्यूक्लियस के कंटेंट्स होते हैं उसको प्रेशर से और किसी भी डैमेज से बचाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो येलोविश मटेरियल है जो कि हमारे न्यूक्लियोलस से हमारे न्यूक्लियर इन्वेलप तक होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने न्यूक्लियस का लास्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ DNA molecules and proteins which is histones. DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हमारे तमाम जीन्स को कंट्रोल करता है, हमारे तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे DNA में होती है। और क्रोमेटिन हमारा DNA और प्रोटीन हिस्टोन्स की कम्बिनेशन को कहते हैं। Its primary function is to package long DNA molecules into more compact, denser structures. जो हमारे DNA strands या मोलिक्यूल होते हैं ये बहुत लॉन्ग होते हैं, तो हमारे क्रोमेटिन का फंक्शन होता है कि वो उनको कम्पैक्ट या डेंसर स्ट्रक्चर में पैक कर देता है। और ये क्या करता है, दे प्रिवेंट द स्ट्रैंड्स फ्रॉम बिकमिंग टेंगल्ड एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज। जब हमारे DNA स्ट्रैंड्स कम्पैक्ट या डेंसर फॉर्म में आ जाएंगे तो एक तो ये टेंगल्ड होने से बच जाएंगे, उलझने से बच जाएंगे, और दूसरा ये इसकी डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब हमारा सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो हमारे न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, और क्रोमेटिन हमारे न्यूक्लियस में ऐसे ही
रैंडमली डिस्पर्स्ड होते हैं। लेकिन इन दी सेल डिवीजन हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, ये कंडेंस होने लग जाता है। कंडेंस होके ये हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम को बनाता है। ह्यूमन बींग्स में टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 और ये 23 के पेयर में आते हैं। तो जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो ये 23 अलग हो जाते हैं। 23 अलग होके हमारे डॉटर सेल में आ जाता है। इस तरह हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाता है। लास्ट हम अपने कंट्रोल सेंटर के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस इज द रेगुलेटरी ऑर्गेनेली इन सेल मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस हमारे इस मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होंगे उनको कोड किया होगा हमारे जेनेटिक मेकअप में हमारे न्यूक्लियस ने। इसलिए हमारा जो न्यूक्लियस है वो हमारी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी। सिंस द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल्स इन इट्स क्रोमोसोम इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेरिडिटी। हेरिडिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल का एक हाउस होता है, और हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किए जाते हैं। इस तरह हमारी जो हेरिडिटी है वो हमारे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं उसके बाद उनको पता हो कि वो किस टाइप ऑफ सेल में चेंज हो रहे हैं। लाइक रेड ब्लड सेल में चेंज हो रहे हैं, मसल सेल में चेंज हो रहे हैं, और उनका फंक्शन क्या है। इट कंट्रोल द सेल डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमारे एम्ब्रियोनिक की डेवलपमेंट में जब डिफरेंट सेल डिवीजन हो रही होती है उस टाइम सेल की डिफरेंशिएशन के किस सेल ने आगे जाके किस टाइप ऑफ सेल में चेंज होना है और उसने अपने कौन से फंक्शन को परफॉर्म करना है, ये सब कुछ हमारे न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना होता है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एंजाइम सच एज डीएनए पॉलीमरेज विच कंट्रोल डिफरेंशिएशन। हमारे हमारे सेल न्यूक्लियस में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आरएनए सिंथेसिस। द आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस। अगर हम अपने न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर के जहाँ पे होता है डीएनए जिसमें तमाम सीक्वेंस होते हैं या जीन्स होती हैं या कोड्स होती हैं, उसने चेंज होना होता है हमारे आरएनए में। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और जो आरएनए बनता है इसने नेक्स्ट चेंज होना होता है हमारी प्रोटीन में, जिसने एक्चुअल फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। कोई भी एंजाइम हो गए या कुछ भी, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। तो जो हमारा आरएनए होता है ये भी हमारे न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। इसको हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, जिसने जाके राइबोसोम में हमारी प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बिटवीन जितनी भी चीज़ें एक्सचेंज होती हैं वो हमारे न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। हमारे सेल की स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिनको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि हमारे सेल में एज अ स्केलेटन वर्क करते हैं, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आती हैं। हमारा जो न्यूक्लियस होता है उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को एक सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर दी अटैचमेंट, जो कि हमारे सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। इस तरह हमारा जो न्यूक्लियस है वो इनडायरेक्ट हमारे सेल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। न्यूक्लियस contains the initiating factors for the protein synthesis। हमारी जो प्रोटीन होती है ना, इसने आरएनए से सिंथेसाइज होना है। आरएनए होगा तो हमारी प्रोटीन बनेगी। आरएनए इनिशिएटिंग फैक्टर है जो कि हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, और आरएनए बनता है हमारे न्यूक्लियस में। इस तरह हमारा जो न्यूक्लियस है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएटिंग फैक्टर को भी कंट्रोल करता है। तो आज हमने देख लिया हमारे सेल के कंट्रोल सेंटर को। अगर मेरी स्पीड या कोई ऐसी कमी है जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में ये एज अ बैरियर है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं, और मैं अपने टीचिंग मेथड को आपके अकॉर्डिंग चेंज करूं ताकि आपको
समझ आ सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब्सक्राइब करने से एक तो अपना प्यार शो करते हैं और दूसरा ये मुझे मोटिवेट करेगा, तीसरा मुझे ये समझ आएगा कि इतने लोगों को मेरा ये जो वर्क है ये समझ आता है। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।